बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। इस वक्त अटक जेल के बाहर के जो मनाजिर हैं, तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो एक फ़ैसला सामने आया है कि खान साहब की जो सज़ा है वो कलअदम करार दे दी गई है, मुअत्तल कर दी गई है। अटक जेल के बाहर इस वक्त अवाम का बहुत बड़ा समंदर मौजूद है। बुशरा बीबी अपनी टीम के हमरा इस वक्त अटक जेल के बाहर मौजूद है कि खान साहब को लिया जा सके। तहरीक इंसाफ के कैंप्स में इस वक्त जश्न का समा है, मगर मगर ये जश्न शायद अभी मांद पड़ जाएगा या शायद पड़ चुका हो, क्योंकि खान साहब को इस वक्त जुडिशल रिमांड पर हैं और फौरी तौर पे ऑर्डर्स पास कर दिए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है साइफर गुमशुदगी के हवाले से, और कल की एक तारीख है 30 तारीख, वो मुकर्रर कर दी गई है कि खुसूसी अदालत जो कि कायम की गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट के कवानीन को मद्देनजर रखते हुए, बावजूद इसके कि ये कानून अभी मशकूक है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि वो वाकई उनकी तरफ से इनके ऊपर कोई सिग्नेचर्स हुए या नहीं हुए। मगर खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है और उन्हें कल जज हैं अबुल हसनात साहब, उनके सामने पेश किया जाएगा। खुसूसी अदालत जो कायम की गई है उसके अंदर जो जज मौजूद है वो अबुल हसनात साहब हैं। तो साइफर के अंदर खान साहब जो हैं वो अब अरेस्ट कर लिए गए हैं। इस वक्त जो लोग वहां पर मौजूद हैं सबकी ये देरीना ख्वाहिश थी है, और मेरा ख्याल है कि रात भर लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि इस वक्त अटक के अंदर जो अटक जेल में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई अलर्ट कर दी गई है, क्योंकि आप लोगों को अपने लीडर से मोहब्बत से नहीं रोक सकते, उसको उसकी एक झलक देखने से नहीं रोक सकते, और लोगों का ये एक राइट है जो उन्हें रियासत देती है, जो एक आज़ाद शहरी का हक होता है कि वो खान साहब को देखना चाहते हैं, वो वहां पर मौजूद है। मगर अब चूंकि उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, और ये इस बात का अंदेशा अपनी जगह पर मौजूद था कि खान साहब जो हैं वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे। अगर तोशा खाना केस के अंदर अगर नहीं बल्कि ये बिल्कुल नविश्ता दीवार था, ये सबको पता था तोशा खाना केस में, इवन दो के अभी इसको कुछ ताखीर इसमें कर दी गई। फैसला यही आना था, क्योंकि आइन और कानून को मद्देनजर अगर जजेस रखते हैं तो फिर फैसला यही आना था, क्योंकि 3 साल कैद की जो सजा है वो कम से कम तस्वुर की जाती है। मगर अब भी इसमें दो मुख्तलिफ चीजें हैं जिन्होंने कंफ्यूजन फैला रखी है, क्योंकि अभी तक ये अंदाजा नहीं हो सका कि तोशा खाना केस के अंदर जो सजा कालअदम हुई है उसमें सिर्फ खान साहब की वो रिहाई तक ही मुमकिन है, या फिर जो उनकी नाहली का मामला था वो भी टल गया है। क्योंकि बाबर अवान साहब ये बार बार कह रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों से बात करते हुए, मीडिया टॉक्स में वो ये बात कर रहे हैं कि खान साहब चेयरमैन थे हैं और चेयरमैन रहेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं अदालत के फैसले को तो वो भी हमारे सामने है कि अभी देखना ये है कि इसके अंदर जो पेचीदगियां हैं वो किस तरह से हल होंगी। अब आ जाते हैं उस साइफर के मामले के ऊपर। साइफर का मामला जिसके अंदर खान साहब को दोबारा से या खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है और कल पेश किया जाएगा, ये जो खुसूसी अदालत बनी है जिसके अंदर खान साहब को ले जाया जाएगा, ये एक ऐसे कानून को मद्देनजर रखते हुए, पेश नजर रखते हुए बनाई गई है जो खुद अपने तय अपनी हैसियत में मशकूक है। और इस मशकूक कानून के जरिए ना सिर्फ खुसूसी अदालत कायम हुई बल्कि गिरफ्तारियां भी डाली जा रही हैं और जुडिशल रिमांड पर भी रखा जा रहा है। जैसे कि कुरैशी साहब, उनको पहले 4 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर रखा गया, फिर उसके बाद 2 रोज का मजीद उनका रिमांड मंजूर कर लिया गया। एक कानून अभी मशकूक है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से अगर ये आवाज आती है या इस मामले को टेकअप करके कोई ऐसा फैसला सुना दिया जाता है तो फिर इन अदालतों का, इन फैसलों और इनकी गिरफ्तारियों का क्या मुस्तकबिल होगा। आइन और कानून के लिहाज से तो खान साहब को रिहा होना चाहिए, ये उनका हक है इस वक्त, मगर वो हल्के जो कि आइन और कानून पे बिलीव ही नहीं करते, वो किस तरह से मुमकिन होने देंगे कि खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सके। इसीलिए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब ये फैसला सुनाने के करीब थे, क्योंकि शायद कुछ इन चीज़ों को मिलाया जुलाया भी जा रहा है, मगर ये वक्त के साथ चीज़ें साबित होती हैं, किसी के कहने सुनने में इनमें कोई हकीकत नहीं होती। ये चीज़ें मिलाई जा रही हैं, क्योंकि जो गुज़श्ता रोज़ था कहा गया कि 11 बजे जो है वो फैसला सुनाया जाएगा।
مگر 11 بجے فیصلہ نہیں سنایا گیا. پھر کہا گیا کہ ویٹ کیا جائے. پھر 12 بجے تک کا انتظار کیا. وہاں پر موجود وکلاء نے، لوگوں نے، میڈیا کے جو رپورٹرز وہاں پر موجود تھے، لیکن 12 بجے بھی فیصلہ نہیں آیا. 12:30 گزر گئے. 12:45 اور 1 بجے کے درمیان جو ہے معزز جج تشریف لے کر آئے اور مختصر انہوں نے ایک اپنا فیصلہ سنا دیا. مگر فیصلہ سنانے سے پہلے جو ایف آئی اے کی ٹیم تھی جو سائفر کے اوپر پوری انویسٹیگیشن کر رہی ہے، وہ فیصلہ سنانے سے پہلے اٹک جیل کے قیدی نمبر 804 کے پاس پہنچ گئی اور ان سے انویسٹیگیشنز کی. ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سنایا جا رہا تھا اور دوسری طرف خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی سائفر گمشدگی کے معاملے کے اوپر. تو یہ معاملات جو ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو عمل ہے، یہ مشکوک بناتا ہے بہت ساری چیزوں کو، کیونکہ جب عدالتیں فیصلہ کر لیتی ہیں تو فوری انصاف مہیا کیا جانا چاہیے. یہ بھی اپنی تئیں ایک الگ کوشچن مارک اس کے اوپر بھی آتا ہے کہ جب عدالت کل فیصلہ کر چکی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ وہ پیر کے روز فیصلہ کر دیں گے، کل دلائل مکمل ہو گئے، جب فیصلہ ہو گیا تھا تو کل ہی معزز عدالت کو سنایا دینا چاہیے تھا. مگر آج بھی معزز عدالت نے جو وقت دیا اس کے 2 گھنٹے کے بعد تقریباً تاخیر سے یہ فیصلہ سنایا گیا، ایک ایسے وقت میں جب فیصلہ سنانے سے پہلے ٹیم وہاں پر پہنچی اور سائفر گمشدگی میں خان صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری ڈال دی گئی. اب اس گرفتاری کے بعد خان صاحب کسی دوسری جیل میں منتقل نہیں کیے جائیں گے. خان صاحب اٹک جیل کے اسی بلاک میں رہیں گے جو کہ نیا تعمیر کیا گیا ہے اور اسی بیرک کے اندر موجود رہیں گے جس کا قیدی 804 پہلا قیدی ہے اس نئے بلاک کا اٹک جیل کے اندر، اور خان صاحب اسی جیل کے اندر رہیں گے. اب کل خان صاحب کو جج ابو الحسنات جو کہ خصوصی عدالت کے جج ہیں، ان کی طرف سے لازمی طور پہ پیش کرنے کے احکامات جاری کیے گئے. اب کل خان صاحب جو ہیں وہ اس عدالت میں پیش ہونے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ اس میں کوئی دوسری گنجائش ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ خان صاحب خصوصی عدالت کی پیشی بھگتانے کے بعد شاید گھر کو لوٹیں گے. ایسے آثار نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ خصوصی عدالت کے اندر جو معاملات زیر غور آئیں گے یا خان صاحب کو جس طرح سے لے کر جایا جائے گا تو ممکن ہے کہ ان کا بھی ریمانڈ مل جائے، یا ممکن ہے یا ان کے لیے سختی مزید ہو جائے، کیونکہ اس بات کا اندیشہ بہت زیادہ ہے کہ اٹک جیل میں توشہ خانہ کے معاملے میں جو خان صاحب سے ٹریٹمنٹ ہوتا رہا، جیسا سلوک رکھا گیا رہا، اس سے قدرے سخت قسم کا سلوک ہے اگر اس طرح کے گرفتاری میں وہ ریمانڈ پر چلے جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ جو بحث چل رہی ہے کہ خان صاحب 3 سال کی ان کی سزا کالعدم ہوئی ہے یا ان کی نااہلی بھی ختم ہو گئی ہے، بہت سارے اس کے اوپر تجزیے ہیں، بہت سارے آئینی قانونی ماہرین جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں. جو مجھے بڑی معتبر آواز لگی جس میں وزن بھی محسوس ہوتا ہے وہ یہ بات ہے کہ خان صاحب کی جب جسٹس عامر فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ سزا کالعدم ہو گئی تو اس سزا کا مطلب وہ 3 سال کی قید کے ساتھ وہ نااہلی بھی ہے، کیونکہ کہیں بھی سیپریشن نہیں کی گئی. ابھی تک جو میرے پاس اطلاعات ہیں کوئی سیپریشن نہیں ہے کہ ان کی جیل والی سزا ختم کی گئی ہے یا ان کی نااہلی ختم نہیں کی گئی، اس طرح کی چیزیں. لیکن اگر خان صاحب کی اب گرفتاری ڈال دی جاتی ہے جیسے کہ ڈال دی گئی، جس کا قوی امکان بھی موجود تھا، اور اس میں خان صاحب کے توشہ خانہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کیس نہیں ہے جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سزا ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے پاکستان کے اندر اگر اس موسم کے اندر ان حالات کے اندر اگر چیزیں الیکشن کی طرف بڑھتی ہیں، میں صرف ایک آئیڈیل سچویشن آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، حالانکہ الیکشن کا کوئی دور دور تک آثار نہیں، لیکن ان کیس اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو اس میں خان صاحب کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے. وہ جیل میں بیٹھ کے بھی خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. یہ ایک بڑی معتبر اور بڑا میں کہوں گی وزن ہے اس بات کے اندر کہ ان کی سزا کالعدم ہو گئی ہے، کسی اور کیس میں مقدمے میں ان کی سزا نہیں ہے، تو اس لحاظ سے خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں سائفر کا معاملہ. یہ جو خان صاحب کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ غدار ہیں اور انہیں کاغذ کا ٹکڑا ایک ایسے لہرا دیا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے ریاستی معاملات کو جو ہے وہ پبلک میں لے کر آئے تھے.
साइफर एक ऐसा मामला था जिसके ऊपर जब कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए थे, ना सिर्फ अस्करी बल्कि सिविलियन क़यादत, इन दोनों में बाहमी ये मुशावरत हुई थी, ये तय पाया था और फिर दोनों तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई थी। सिविलियन क़यादत ने अनाउंसमेंट की, अस्करी जो क़यादत थी उसने तस्दीक की कि वाकई पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुदाखलत हुई है और इसको किसी तौर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स ये कहता है कि रियासत है हमारी, हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, हमारी सरजमीन है, कोई दूसरा हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत क्यों करे, तो क्या वो मुहिब्बे वतन की कैटेगरी में खड़ा होगा या हम उसे गद्दार की कैटेगरी में खड़ा करेंगे? ये अपनी तय एक सवाल है। फिर वक्त के साथ साथ इन बयानात के अंदर तब्दीली आती गई, वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई। इन 15-16 महीनों में बयानिया बहुत ज्यादा हद तक तब्दील हो गया। यही सब कुछ हुआ था जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ। हमारी सियासी तारीख का वो एक ऐसा बदनुमा दाग है जो हमेशा रहेगा और ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी रिश्ता है कई दहाइयां गुजरने के बावजूद। खान साहब के साथ वही ट्रीटमेंट इस वक्त हो रहा है कि किसी तरह से अदालतों के जरिए से कन्विक्शन होनी चाहिए और फिर इनको अपने अंजाम पर पहुंचना चाहिए। अब इसका अंजाम कौन है ये तो खुदा बेहतर जानता है, मगर जो जमीनी खुदा है वो अपने तय इसका अंजाम जो है वो तय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर लतीफ खोसा साहब ये कह चुके हैं कि ये 2 मिनट में उड़ जाएगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि आप कहें कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि शायद खान साहब जो है कभी बाहर नहीं आ सकेंगे या उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। और जाते जाते हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है जब हमारे उलमा हजरात जो हैं इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो सर भी शर्म से झुक जाते हैं। मैं हाफिज हमदुल्ला साहब को सुन रही थी जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम फे से है। हाफिज हमदुल्ला साहब कह रहे थे कि खान साहब को लोगों से नहीं अपनी बेगम से एक सवाल करना चाहिए कि उनकी बेगम क्यों मिलती है लोगों से। खान साहब की उन्होंने कहा कि ये रिहाई जो है उनकी बेगम की मरहूने मिन्नत है, बुशरा बीबी की, जिन्होंने इस्लामी मुल्क के एक बड़ी अहम शख्सियत से एक बहुत ही फेमस किस्म के होटल में मुलाकात की है। ये मैं नहीं कह रही, ये हाफिज हमदुल्ला साहब कह रहे हैं, हाफिज हमदुल्ला साहब कह रहे हैं ये। और कि उनकी बेगम की वजह से उन्हें रिहाई का ये परवाना मिला और ये डील वो अपनी बेगम के जरिए करवा रहे हैं कि वो बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार हैं तो उनकी मदद की जाए, उनकी मुआवनत की जाए और उनके लिए सहूलत फराहम की जाए। मगर अभी तक ये हाफिज हमदुल्ला साहब के जो एक आलिम भी हैं उनके इल्ज़ामात हैं। लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है, मगर मेरा ख्याल है कि जब हम अपनी मर्दों की जो सियासत है उसमें जब खवातीन को लेकर आ जाते हैं तो शायद हम उनको नहीं अपने अपने किरदार को नीचा कर रहे होते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।